हेलो एवरीवन। सो जिनका लॉजिस्टिक्स नाम चेंज हो गया, वैसे ब्लैक बक हो गया। तो इस कंपनी के कल Q2 के रिजल्ट आए, कॉन कॉल भी हुआ कल, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स थे एंड कैसा आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। इनका बिजनेस मॉडल डिटेल में बहुत बार कवर किया है। थोड़ा शॉर्ट में अगर हम उसको समझे तो ये कंपनी जो है एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। जैसे आप एंजल वन को देखते हो, CDSL को देखते हो, जोमेटो को देखते हो, लेकिन ये सारी कंपनीज अलग अलग सेक्टर के अंदर सर्विसेज ऑफर करती है। तो सेम ब्लैक बक जो है या जिनका जो है ये लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर अपने सर्विसेज वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इनका मॉडल अलग था, मतलब ओला ओबर की तरह मॉडल ये बनाने को देख रहे थे स्टार्टिंग में, जहां पे शिपर्स आएंगे। शिपर मतलब वो कंपनी जिनको लॉजिस्टिक की सर्विसेज चाहिए एंड वो अपनी क्वेरी डालेंगे। फिर जैसे ओला ओबर में उनका ड्राइवर के साथ में नेटवर्क होता है, वैसा इनका ट्रकर्स के साथ में नेटवर्क था और वो वहां पे आके क्वेरी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो मॉडल इनका कंप्लीटली फेल हुआ, पूरा टर्न अराउंड किया इन्होंने एंड उसके बाद में आज के टाइम पे जो ये कंपनी अपना मॉडल चला रही है वो बिल्कुल ट्रकर्स के अराउंड चला रही है। मतलब जो आपके ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं उनको डे टू डे बिजनेस मैनेज करने में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उसके अराउंड इन्होंने सॉल्यूशंस बिल्ड किए हैं पिछले 5 6 7 साल के अंदर। उसमें से सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है? टोल पेमेंट का। क्योंकि एक ट्रक ऑपरेटर के लिए जिसके पास 3 4 5 ट्रक्स हैं, तो मेनली ये जो जिनका लॉजिस्टिक कंपनी है ये स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स को केटर करती है। इंडिया में 75% जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स हैं, यानी जिनके पास 5 या 5 से कम ट्रक्स है। तो ये कंपनी उनको केटर करती है। अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है डेली बेसिस पे कि कैश उनका बहुत यूज होता है, ड्राइवर को कैश देना पड़ता है टोल पेमेंट वगैरह के लिए। तो जिनका लॉजिस्टिक जो है ये कंपनी उनको टोल पेमेंट की सर्विसेज ऑफर करती है। देन दूसरा आपका होता है फ्यूल। फ्यूल डलवाना है गाड़ी में तो आपका फ्यूल मिसयूज होता है, कैश मिसयूज होता है जो आप ड्राइवर को देते हो। तो सेम आप इनका प्लेटफॉर्म यूज करके फ्यूल पेमेंट भी वहां पे कर सकते हो। फ्यूल कार्ड भी ये कंपनी वहां पे ऑफर करती है ट्रक ऑपरेटर्स को। तीसरा आपका होता है कि जैसे एक ट्रक ऑपरेटर के 3 4 5 अलग अलग ट्रक्स हैं, सब अलग अलग लोकेशन पे है, तो उसके पास में रियल टाइम एक्सेस नहीं होता है कि कौन सा ट्रक कहां पे पहुंचा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसको फिर अगली शिपमेंट की भी प्लानिंग प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है। तो जीपीएस डिवाइस ही ऑफर करते हैं। ट्रक ऑपरेटर्स रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकता है कौन सा ट्रक किस लोकेशन पे है, कब तक एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो ये सारे चीजें हैं। अब इसमें जीपीएस वाला जो है ये तो एक ऑप्शनल है, लेकिन एक एआईएस डिवाइस होता है जो आई थिंक पहले 4 से 5 स्टेट्स के अंदर मैंडेटरी था, अब गवर्नमेंट ने आई थिंक 7 to 8 स्टेट्स के अंदर उसको मैंडेटरी कर दिया है। तो जो आपके स्कूल बसेस होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, उन 7 8 स्टेट्स के अंदर ये मैंडेटरी है। तो ये एआईएस डिवाइस भी कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रक ऑपरेटर्स को। इसके अलावा ये तो हो गया इनका कोर वर्टिकल, जहां से मेन बिजनेस आज के टाइम पे चल रहा है इस कंपनी का। फिर दूसरा वर्टिकल है इनका ग्रोथ वर्टिकल, जहां पे इन्होंने कुछ न्यू ऑफरिंग्स लॉन्च करी है, जहां पे कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है नए नए सर्विसेज के साथ में। उसमें से पहला है आपका व्हीकल फाइनेंसिंग। अब ये जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं ये आपके सेमी रूरल काइंड ऑफ एरिया से बिलोंग करते हैं, ज्यादा इनका क्रेडिट हिस्ट्री होता नहीं है, तो बैंक इतनी आसानी से इनको लोन वगैरह नहीं देते हैं। तो जिनका लॉजिस्टिक जो कंपनी है ये लोन ओरिजिनेशन का काम करती है इनके लिए। एनबीएफसी बैंक्स के साथ में इनका टाइप है और इनको हेल्प करती है कि किसी को सेकंड हैंड ट्रक परचेज करना है, न्यू ट्रक परचेज करना है, उन उन सारे केसेस के अंदर। फिर इनके दो और वर्टिकल हैं इसी में, ग्रोथ वर्टिकल के अंदर दो और सेगमेंट है। एक तो है क्लासिफाइड। अब क्लासिफाइड क्या है? जैसे आप समझ लो एक ओएलएक्स एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट डायल एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे सेलर आता है, अपना वो पूरा रिक्वायरमेंट डालता है और बायर आके उसको कांटेक्ट करता है। तो सेम वैसा ही इनका क्लासिफाइड का मॉडल काम करता है। मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड उसमें ये कंपनी रेवेन्यू कमाती है, जहां पे शिपर्स आते हैं, अपना लिस्टिंग डालते हैं, क्वेरी डालते हैं, ट्रकर्स ऑलरेडी हैं इनके पास में, वो इनका सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं एंड दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहां पे। यहाँ पे जिनका लॉजिस्टिक जो है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू रेवेन्यू कमाता है। इसी में एक और इन्होंने नया अपना सेगमेंट लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले, सुपर लोड। अब सुपर लोड को लेकर के ये मैनेजमेंट और मार्केट बहुत ज्यादा क्यूरियस है, सबको इंटरेस्ट है कि अगर ये मॉडल इनका क्रैक हो गया तो आगे बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है बिजनेस के अंदर। ऑलरेडी अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं वैसे। सुपर लोड में कंपनी क्या करती है, ये शिपर्स का ना, मतलब उनका जो भी लॉजिस्टिक का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा खुद मतलब हैंड होल्डिंग उनको प्रोवाइड करती है। मतलब उनके वेयर हाउस से लेकर के जो भी एंड डेस्टिनेशन तक उनका वो गुड प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, वो सारा कुछ जिनका लॉजिस्टिक खुद मैनेज करता है उन सारी चीज को। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जो आपका ऑफलाइन मार्केट काम करता है ना, जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज के पास में कुछ छोटे छोटे ब्रोकर्स होते हैं, उनको जो भी लॉजिस्टिक सर्विस चाहिए होती है वो ब्रोकर्स ट्रकर्स के साथ में उनको कॉन्टैक्ट करवाते हैं और पूरे डील का वो ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं। सेम उस ऑफलाइन मॉडल को जिनका लॉजिस्टिक ने ऑनलाइन लेकर के आया है अपने ये सुपर लोड मॉडल के थ्रू। तो शिपर्स के का जो भी क्वेरी होता है उसको ट्रकर्स के थ्रू जिनका लॉजिस्टिक पूरा मेक श्योर करता है, वो पूरा डील, पूरा जो लॉजिस्टिक का डील है वो मतलब एग्जीक्यूट हो अच्छे से। एंड इसमें ये 5 6% के आसपास ब्रोकरेज फी चार्ज करते हैं। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। आई थिंक 6 से 7 अलग अलग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। मेन दो वर्टिकल है, एक है कोर वर्टिकल जिससे आज रेवेन्यू आ रहा है, दूसरा है ग्रोथ वर्टिकल जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव कर सकता है। सो अभी इनके Q2 के नंबर्स देखते हैं, सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट इनके कैसे आए हैं।
तो ये कुछ की मेट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो ट्रक ऑपरेटर्स आपके प्लेटफॉर्म पे कितने हैं, तो जैसे हम एंजल वन का देखते हैं ना, ब्रोकिंग कंपनी का, कि मंथली बेसिस पे कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं, वैसे इनका ये एक्टिव ट्रक ऑपरेटर्स है जो मंथली बेसिस पे इनके प्लेटफॉर्म को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसमें 13% की ग्रोथ है। एंड आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लगभग 8 लाख के आसपास टोटल ट्रक ऑपरेटर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। देन कितने ऐसे यूजर्स हैं जो मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज इनके यूज कर रहे हैं, यहीं से इनको मेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बिकॉज आप समझो, अगर आप ग्रो यूज करते हो या जीरोधा यूज करते हो, तो स्टार्टिंग में ये कंपनीज आपको सिर्फ इक्विटी की सर्विस देती थी, मतलब आप इनका डीमैट अकाउंट ओपन करवा के इनके ऐप में आप आराम से स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते थे। अब ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स वगैरह हो गया, आईपीओ अप्लाई करना हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंशियल पूरा बास्केट इन्होंने आपको दे दिया है। लेकिन ये सारे नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इन कंपनी को उतनी कॉस्ट नहीं लगी है जितनी फर्स्ट टाइम लगी थी वो ऐप बनाने में, उसका मार्केटिंग करने में, और वो 1 करोड़ 2 करोड़ यूजर बेस को अट्रैक्ट करने में, ऑनबोर्ड करने में। तो अब क्या हो रहा है, हर एक नए सॉल्यूशन के ऊपर इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को बहुत हाई रेट से ग्रो करवा रहा है। तो वो स्कोप इस कंपनी में अभी बहुत है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ 50% के आसपास ऐसे यूजर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे 2 या 2 से ज्यादा सर्विसेज यूज करते हैं। और हमने अभी डिस्कस किया कि 6 to 7 सॉल्यूशंस कंपनी ऑफर कर रही है। तो मतलब आगे ऑपरेटिंग लिवरेज का जो स्कोप है वो बहुत है इस बिजनेस के पास में। देन डेली ऐप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इनके ऐप पे, उसमें भी ठीक ठाक ग्रोथ है। वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन की, उसमें 29% की ग्रोथ है। और नंबर मतलब कि वॉल्यूम, टोटल कितने नंबर ऑफ पेमेंट हुए इस क्वार्टर में, उसमें भी 25% की ग्रोथ है। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो किया है कंपनी का 53% से, और नेट रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 38% की ग्रोथ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इसमें कंपनी अपनी सुपर लोड बिजनेस का वो ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेती है। मतलब मान लो एक इन्होंने शिपर और ट्रकर के साथ में मिलकर के एक पूरा लॉजिस्टिक डील कंप्लीट किया जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज, तो वो पूरा 1 लाख रुपीज कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काउंट करती है। लेकिन एक्चुअली में जिनका की, या मैं जिनका बोल रहा हूं, बार बार ब्लैक बक हो गया इसका नाम, ब्लैक बक का एक्चुअली में रेवेन्यू क्या है, वो जो फी चार्ज करेगा, ब्रोकरेज फी चार्ज करेगा, 5 से 6% का ब्रोकरेज फी ये चार्ज करते हैं, तो वो इसमें काउंट करते हैं नेट रेवेन्यू में। तो हमको मेनली देखना है नेट रेवेन्यू कंपनी का, तो उसमें 38% की ग्रोथ है। देन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा आपको हाई मिलेगा, जितनी भी ये प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं, यहीं से इनको ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। इबिटा 123% से ग्रो किया कंपनी का। पैट अगर हम देखें तो लास्ट ईयर कंपनी लॉस में थी, Q2 में ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, आई थिंक नवंबर के अराउंड, सॉरी Q3 चल रहा था, Q2 का रिजल्ट आ गया था, तो लॉस में थी कंपनी, और इस बार 29 करोड़ का इन्होंने पैट जो है वो रिपोर्ट करा है। अभी आप देखोगे सेगमेंट वाइज ना, तो कोर बिजनेस जो है इनका पेमेंट और टेलीमेटिक्स का, इसमें 37% की ग्रोथ रही है। और जो ग्रोथ वर्टिकल है उसमें वाई बहुत अच्छी ग्रोथ है, मतलब डबल, ऑलमोस्ट 3.5x की ग्रोथ है वाई देखें। हालांकि एक चीज इसमें थोड़ी सी मतलब आप बोल सकते हो कि नेगेटिव तो नहीं, लेकिन और अच्छा कर सकती थी कंपनी, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें ग्रोथ नहीं है। ये बिजनेस लास्ट क्वार्टर में 23-24 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 27-28 करोड़ का रेवेन्यू है। क्योंकि इसका बेस छोटा है, ग्रोथ वर्टिकल है, सारे नए बिजनेसेस हैं, तो Q1Q इसमें ग्रोथ और अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर ये भी पॉइंट है कि ये जो आपका Q2 गया है वो काफी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए, जहां पे आपके इतने ज्यादा मतलब अनसीजनल रेन हुआ, फ्लड वगैरह का भी केस हुआ बहुत सारे स्टेट्स में, तो नॉर्मली लॉजिस्टिक का काम उसमें बहुत कम होता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि Q1Q इसमें हमको ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर्स काफी अच्छे रिपोर्ट करे कंपनी ने। ना अब इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट ने आगे किन चीजों पे बात करी है, कि आगे का आउटलुक दिया है। तो एक तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज भी आप बोल सकते हो जिनका का, ब्लैक बक का। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर आप देखोगे ना, तो 10,000 पर्सन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या फिर टच पॉइंट है इनका। और ये क्यों जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज इनके अगर आप ये कस्टमर देखोगे, ट्रकर्स जो हैं ये सारे मिडिल एज ग्रुप के अंदर आते हैं, और टैक्स हैवी नहीं है। मतलब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब लेस देन 50% जो थे वो आपका स्मार्टफोन यूज करते थे। अब स्मार्टफोन यूजर्स तो अब बढ़ गए हैं इसमें, लेकिन अभी भी उनको नो हाउ नहीं पता है कि ऐप में क्या चीजें कैसे यूज करी जाती है, कहीं पे स्टक हो गए तो कैसे रीच आउट किया जाता है। तो वहां पे इनका ये जो 10,000 पर्सन का जो टच पॉइंट नेटवर्क है वो इनको काफी ज्यादा हेल्प करता है। कंपनी कह रही है कि इंडिया के लगभग 90% जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आज के टाइम पे प्रेजेंट है। तो ये हमको काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इनको मतलब कॉस्ट हैवी नहीं है, लो कॉस्ट मॉडल है, बिकॉज ये सारे इनके एम्प्लॉयज नहीं है, ये सब चैनल पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अगर जिनका का बिजनेस ग्रो करेगा
तभी इनको कमीशन मिलेगा, इनको रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगी। जैसे हम वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में देखते हैं ना, एक्सटर्नल वेल्थ मैनेजर होता है जो उनका आरएम नहीं है, लेकिन कंपनी उनसे बिजनेस जनरेट करती है और रेवेन्यू शेयरिंग करती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो कल को अगर जिनका का रेवेन्यू ग्रो नहीं करेगा तो वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगी, यानी कि इनको इनके प्रॉफिट पे इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऐसा मॉडल है इनका। नाउ अब कंपनी क्या बोल रही है कि जो इनका ये सुपर लोड वाला बिजनेस है, इसमें ये इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर जा रहे हैं। अभी करंटली कंपनी 4 हब्स के अंदर प्रेजेंट है। इनका टारगेट है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर इसको 10 न्यू हब्स और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 14 हब्स हो जाएंगे कंपनी के। हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, इनका कहना था अभी हमने इस मॉडल को सही से क्रैक नहीं किया है, इनिशियल फेज में है, मतलब एक तरीके से ट्राई एंड टेस्ट वाला इसका फेज चल रहा है। सेम जैसे हमने जीना सीखो में डिस्कस किया था ना, वो अभी फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें उनकी मीटिंग थी कल, कॉन कॉल, उस पर अपडेट मिलेगा हमको। तो सेम ये भी उसी मोड में थे। अभी कंपनी कह रही है कि इस बिजनेस का 60% जो प्लेबुक है वो हमने रेडी कर लिया है, बाकी 40% अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अभी कंपनी इसमें एक्सपैंड कर रही है। इन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज आपको आता है एक्सपैंड करने में वैसे जनरली, कि आप सेम स्पेशली जब ये छोटा सेगमेंट है आपका, कि जो एग्जिस्टिंग 4 हब्स के अंदर आप जो मॉडल चला रहे हो ना, वो रेप्लीकेबल होना चाहिए उन 10 हब्स के अंदर, वरना वो स्केलेबल नहीं होगा। तो कंपनी कह रही है कि रेप्लीकेबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको इन चारों हब्स के अंदर अच्छे से ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमने अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स बना दिए। जैसे पहला यूनिट है इनका डिमांड का, वो क्या काम करेगा कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड लेकर के आएगा, डिमांड लेकर के आएगा, शिपर्स को लेकर के आएगा। दूसरा काम क्या है, सप्लाई का, यानी कि वो ट्रकर्स के साथ में काम करेगा। तीसरा इनका काम क्या होगा, मैच मेकिंग का, यानी कि शिपर आ गया, ट्रकर आ गया, अब आपको उन दोनों की डील करवानी है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वहां पे कौन सा ट्रकर अवेलेबल है, मतलब उसका कौन सा ट्रक वहां पे जा सकता है, कौन सा सुटेबल करेगा, वो सारी चीजें करवानी है। और फोर्थ आपका इसमें यूनिट होगा पेमेंट का, पेमेंट और ट्रांजैक्शन आपको उसमें हैंडल करना है। तो कंपनी कह रही है इसके अलग अलग यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट हमने बना दिए, तो रेप्लिकेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चैलेंज आएगा जब ये सारे 14 हब्स एक साथ काम करेंगे ना, एक साथ वर्क करेंगे, तो उनको रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, उसमें हमको चैलेंज आएगा। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको एक पिज्जा का स्टोर ओपन करना है, वो आपने कर लिया, आपने सारा प्रोसेस बना दिया, पिज्जा कैसे बनेगा, कस्टमर को कैसे सर्विस करनी है, बिलिंग कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, ये सारा कुछ बना दिया। अब जब आप एक स्टोर से 10 स्टोर पे जाओगे ना, तो वो जब 10 स्टोर एक साथ आपके काम करेंगे, उसमें आपको मॉनिटर करना कि लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से पेमेंट वगैरह देखना है, सारी चीजें रियल टाइम पे उसको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, उसमें चैलेंज आएगा। तो कंपनी कह रही है कि ये यूनिट वाला पार्ट तो हो गया है, प्रोसेस हमने उसका ब्रेक डाउन कर दिया है, लेकिन ऑपरेशनल चैलेंज हमको आएगा जब ये 14 हब्स एक साथ काम करेंगे, तो वो हमारे लिए रियल चैलेंज होगा। उसी को कंपनी अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसी पे काम करेगी। देन इन्होंने इस पूरे कॉन कॉल में ना बहुत बार इस चीज को बोला है कि इन्वेस्टमेंट हमारा अभी बढ़ेगा, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस कंपनी के इंक्रीज हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और इनको पूछा भी गया कि क्या इससे इंक्रीमेंटल इबिट्टा आपका इंपैक्ट होगा। मैनेजमेंट का कहना है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इबिट्टा का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो सकता है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को वो कंपाउंड करेगा और किसी भी बिजनेस के लिए डायरेक्शनली ये सही है। इन्होंने भी बोला है कि हमको मार्केट शेयर अपना और एक्सपैंड करना है हर एक सेगमेंट के अंदर, तो मार्केट शेयर एक्सपैंड करने के लिए अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ को ये ड्राइव करेगा, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और सेम इन्होंने लाइन यूज करी कि जैसे हमने अपने पुराने बिजनेसेस को, जो आज हमारे कोर बिजनेसेस बन गए, उनको जैसे उस टाइम पे इन्वेस्ट किया, बिल्ड किया, आज वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज दे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, तो सेम उस पर्पज से इस बिजनेस में भी कंपनी इन्वेस्ट करने को देख रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। देन ऑपरेटिंग लिवरेज अगर आप इनका देखोगे इस पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर, तो 77% का ऑपरेटिंग लिवरेज आया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा रेवेन्यू 10 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 7.7 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। एंड ये लास्ट क्वार्टर में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्वार्टर में आई थिंक इससे भी ज्यादा था, 80% से भी ज्यादा था। एआई वगैरह का कैसे यूज कर रही है कंपनी, सो इनका कहना है कि यूएस में जो एआई एनेबल प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में जो एआई एनेबल प्रोडक्ट्स है, उसमें डिफरेंस है आपका प्राइस सेंसिटिविटी का। मतलब इंडिया में अगर आप एआई एनेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो, तो आपको प्राइस को थोड़ा सा वहां पे फोकस में रखना पड़ता है। वहां पे $20 से $100 तक जाता है, यहाँ पे हमको $20 से $25 के अंदर जो है उसको बनाना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है। आई थिंक इन्होंने पिछले किसी कॉन कॉल में भी बताया था कि जब ये वो जीपीएस डिवाइस स्टार्टिंग में जब इन्होंने लॉन्च किया था ना, तो कोई भी ट्रकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी। फिर उन्होंने उसकी डिजाइनिंग पे, उसके प्रोडक्ट सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा काम किया, और फिर उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के थ्रू इन्होंने उसको बनवाया, तो कॉस्ट काफी कम करी उन्होंने, तब जाके उसका पेनिट्रेशन आज के टाइम पे इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी कह रही है एआई हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर के लिए प्राइस बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज ना हो जाए। देन इनका लोड वाले बिजनेस में अगर आप मार्केट शेयर देखोगे ना, डिजिटल लोड वाले में, उसमें 90% का मार्केट शेयर है। और अगर हम लाइव एक्टिव एफटीएल में मार्केट शेयर देखें तो 7 से 8% है। मतलब क्या हुआ इसका,
मतलब डिजिटली जितने भी लोड्स आते हैं शिपर्स की तरफ से, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें 90% जो लोड्स हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिनका लॉजिस्टिक के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से कंपनी डोमिनेट करती है। लेकिन एक्टिव एफटीएल जो है, एफटीएल होता है आपका फुल ट्रक लोड। सो इंडिया का टोटल फ्रेट मार्केट अगर आप देखोगे ना तो $200 बिलियन का है, जिसमें से 60% है आपका एफटीएल फुल ट्रक लोड। फुल ट्रक लोड हो गया मतलब कि एक ट्रक के अंदर सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो एक ही कंपनी के हैं। और एक होता है आपका एलटीएल। एलटीएल में मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के छोटे छोटे उनको वो दे दिया, स्पेस दे दिया जाएगा, सबके प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये कंपनी एफटीएल में डील करती है। तो कंपनी कह रही है डिजिटल लोड में हमारा मार्केट शेयर है 90%, लेकिन जब लाइव एक्टिव एफटीएल लोड की बात होती है तब हमारा मार्केट शेयर है 7 से 8%। तो शिपर्स तो हैं अभी इनके पास में, लेकिन वही मैच मेकिंग का, उसको बड़े लेवल पे स्केल अप करने के लिए कंपनी ये सुपर लोड वाले मॉडल को और ज्यादा स्केल अप करने को देख रही है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि क्योंकि हमारा मार्केट शेयर इतना स्ट्रांग है, जैसे इसमें 90% है, फिर आप अगर टोलिंग वाला बिजनेस देखोगे इंडिया का, उसमें जिनका लॉजिस्टिक का 50% का मार्केट शेयर है। तो कंपनी कह रही है हमारा मार्केट शेयर इसमें बहुत ज्यादा हाई है, तो ये हमको ना एक नेटवर्क इफेक्ट का एडवांटेज भी देता है। बिकॉज इंक्रीमेंटल यूजर्स ऑटोमेटिकली इस पे आएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूजर बेस हमारा बहुत ज्यादा है। सप्लाई साइड में तो आई थिंक इनका ट्रकर में 15 से 70% के आसपास का मार्केट शेयर है, और कंपनी अब शिपर्स को भी इस पे ऑनबोर्ड करती हुई जा रही है। टोलिंग में कंपनी कह रही है वैसे तो हमारा मार्केट शेयर अभी 50% है, लेकिन हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स बहुत है। रजिस्टर्ड यूजर्स बहुत है, पर उसमें से कुछ ही यूजर्स हैं जो मंथली बेसिस पे एक्टिवली इसको पेमेंट वगैरह को यूज करते हैं। तो जैसे जैसे वो इंक्रीमेंटली बढ़ता जाएगा ना, मार्केट शेयर यहां से और इंक्रीज होगा। ऑलरेडी 50% है, बट ये यहां से और इंक्रीज हो सकता है। देन दूसरा एक और पॉइंट, इनके 50% ये जो 50% मार्केट शेयर है, मंथली जो एक्टिव ट्रकर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उसमें से 20 से 25% जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो इनके गोल्ड प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अभी इनका यूज करते हैं, जहां पे कंपनी को एक तरीके से सब्सक्रिप्शन इनकम आता है। सो इनका कहना है कि उसका पेनिट्रेशन भी अभी आने वाले टाइम में और इंक्रीज हो सकता है। बाकी ये सुपर लोड्स के ऊपर और मैनेजमेंट ने बताया कि जैसे अभी इसको 4 से 14 हब्स के अंदर हम लेके जा रहे हैं, आगे का इनका प्लान है कि इसको पैन इंडिया लेवल पे करेंगे। जैसे टोटल इंडिया में इंडस्ट्रियल हब्स इन्होंने बताया कि 350 से 400 इंडस्ट्रियल हब्स है। तो हमारा अभी टारगेट है कि जो सुपर इजी हब्स है ना, जहां पे शिपर और ट्रकर का ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, मतलब ट्रकर्स की अवेलेबिलिटी भी है, सप्लाई साइड भी स्ट्रॉन्ग है, और डिमांड साइड भी स्ट्रॉन्ग है। तो पहले कंपनी उन हब्स को टारगेट कर रही है, ताकि वहां पे एक बार अच्छे से इनका मॉडल क्रिएट हो जाए, देन उसको और बाकी हब्स के अंदर उसको एक्सपैंड करने को देखेगी कंपनी। सो ओवरऑल तो बाकी यही है। ग्रोथ वगैरह पे आई मीन एग्जैक्टली ये गाइडेंस देते नहीं है, लेकिन इन्होंने पास्ट के कॉन कॉल में एक हिंट दिया है कि जैसे हमारा जो कोर बिजनेसेस है उसका ग्रोथ आप मान सकते हो 25% के आसपास। कहां से आएगा वो, उसमें एक तो आपका जो ट्रकर्स हैं वो 5 से 7% से ग्रो करेगी इंडस्ट्री। फिर आपका जो टोल पेमेंट है, टोल का इन्फ्लेशन है, उससे ग्रोथ आएगा। इकोनॉमी अगर आपकी जिस रेट से ग्रो करेगी उसका लगभग 1.5 टाइम आराम से हम ग्रो कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा ग्रोथ हमको मार्केट शेयर गेन से भी आएगा। तो मतलब 25% के आसपास से कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है। एंड इसमें वो जो ग्रोथ वर्टिकल है, कंपनी का कहना है कि वो कुछ क्वार्टर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा ग्रोथ 35-40% भी रह सकता है। किसी क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रोथ कंट्रीब्यूशन का कम हो सकता है, तो नॉर्मल ग्रोथ आपका 25 से 35% के आसपास बनता है। अब इसमें एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें सुपर लोड वाले बिजनेस के अंदर, तो कंपनी का कहना है कि इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर आप उसका एवरेज ग्रॉस डील देखोगे ना तो 50,000 रुपीज का है। बट हमारा अभी इससे भी कम पे हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम रीजनल लेन्स के अंदर काम करते हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करते हैं। लेकिन जैसे ये सुपर लोड का बिजनेस और स्केल अप होता जाएगा, कंपनी मल्टीपल हब्स के अंदर एंटर करेगी, तो आप मल्टीपल लेन में काम करोगे। जैसे दिल्ली टू मुंबई हो गया, दिल्ली टू जयपुर हो गया, तो आप मल्टीपल लेन में जब आप काम करोगे तो आपका जो ग्रॉस एवरेज वैल्यू है ट्रांजेक्शन का वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो वो तो है, कंपनी उस पर काम कर ही रही है, इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं ओवरऑल इसको। सो ये ओवरऑल पूरा डिस्कशन था ब्लैकबक का। अच्छे नंबर्स हैं, आगे का आउटलुक भी अच्छा है। एक बस थोड़ा सा हमको चीज थोड़ा मॉनिटर करना है, क्लोजली फॉलो करना है, कि जैसे इन्होंने 3 से 4 बार इस पूरे कॉन कॉल में बोला कि अगले कुछ 6-9 मंथ्स ना कंपनी इन्वेस्ट करेगी, काफी इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब एक्सपेंस वाला पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है और इबिटा का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो अब वो देखना होगा कि क्या मार्जिन पे प्रेशर पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है, और वो कब तक के लिए रहता है। ये नेगेटिव नहीं है बिजनेस के लिए, बिकॉज किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, मतलब कोई भी सेगमेंट अगर आपको स्केल अप करना है, जैसे इन्होंने पास्ट में अपने कोर वर्टिकल्स को किया, तो आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे, आज इन्वेस्टमेंट करोगे, कल को जाके आपको उसकी का प्रॉफिट कंपाउंड होगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई भी बिजनेस जब इन्वेस्टमेंट मोड में जाता
आता है ना एंड एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे वो थोड़ा सा ज्यादा कुछ क्वार्टर्स तक फोकस करते हैं तो आपके मार्जिन कुछ टाइम के लिए थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं। एंड उस केस में हमने जनरली देखा है मार्केट में कि या तो स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन होता है या स्टॉक एक आपका स्टैग्नेंट फेज में चला चला जाता है, स्पेशली तब जब हमने लास्ट 1 ईयर में ऑलरेडी इतना अच्छा रैली देखा है स्टॉक के अंदर। अगेन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन उस पर हमको थोड़ा सा मॉनिटर रखना है, क्लोजली फॉलो करना है कि उसकी कैसी ट्रेजेक्टरी रहती है। अगले क्वार्टर में आई थिंक उस पर हमको ज्यादा अच्छे से पिक्चर समझ में आएगा, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा, बिकॉज उनसे पूछा गया था इस कॉन कॉल में, लेकिन मैनेजमेंट ने का कहना है कि अभी बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं वो सुपर लोड वाले बिजनेस में। अगर आप टीम साइज भी देखोगे तो 50 से 250 उन्होंने टीम का टोटल साइज कर दिया उस बिजनेस के अंदर, तो मतलब एक्सपेंसेस तो आपके इंक्रीज होंगे, लेकिन मार्जिन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगले क्वार्टर पे उस पर क्लैरिटी मिलेगी एंड अपना एलोकेशन अगेन हमको उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, बिकॉज इंक्रीमेंटल कैपिटल जो है ना हमारा वो हमेशा उस बिजनेसेस के अंदर जाना चाहिए जिसके जिसके सारे चीजें टिक हो रहे हो, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन का आउटलुक, प्रॉफिट का आउटलुक, आरओई का आउटलुक, हर एक चीज पे ब्लैक बक सारे सारे मैट्रिक्स पे बहुत अच्छा कर रहा है, बट ऑफ कोर्स ये वाला चीज थोड़ा सा हमको देखना होगा अगले क्वार्टर के लिए। बाकी तो बिजनेस अच्छा कर रहा है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।